ये हमारी नेक्स्ट डिजीज़ शिरोकपालगत रोग के अंदर हो जाएगी खलती, जिसे हम एलोपेशिया या बाल्डनेस भी कहते हैं। इससे पहले हमने इंद्रलुप्त पढ़ा था, जिसे एलोपेशिया एरिएटा कहते हैं। तो इसे पढ़ते हैं। खलती अष्टांग हृदय के अनुसार खलती या खालिती रोग का जन्म भी पूर्व वर्णित इंद्रलुप्त की भांति ही होता है, परंतु इसके अंदर केशों या फिर लोमों का उखड़ना धीरे धीरे होता है। वातज खलित रोग में त्वचा ऐसी लगती है मानो आग में झुलस गई हो, और पित्तज खलित रोग में सिराओं से व्याप्त और श्वेत की अधिकता युक्त होती है। कफज खलित रोग में सिर की त्वचा मोटी होती है और वातादि दोष के अनुसार उनका वर्ण हो जाता है। जो 3 दोषों से उत्पन्न खलित होता है वो असाध्य होता है। इसमें त्वचा का वर्ण नख के सदृश रक्ताभ होता है। इसमें अग्नि से जले हुए स्थान की भांति वहाँ की त्वचा लोमों से रहित हो जाती है और दाह युक्त हो जाती है। अब आचार्य सुश्रुत ने जो इंद्रलुप्त है उसको ही खालित्य माना है। अगर इसकी चिकित्सा की बात करें तो आचार्य वाग्भट ने इंद्रलुप्त के समान ही चिकित्सा बताई है। इसके अतिरिक्त जैसे कुछ योग वगैरह जैसे मधुक आदि लेप, स्नुई आदि तेलम, आदित्यपाक गुडुचि तेलम और चंदन आदि तेलम भी हम इसकी चिकित्सा में यूज़ कर सकते हैं। अगर खलती रोग के मॉडर्न एस्पेक्ट को देखें तो इसे एलोपेशिया या बाल्डनेस कहते हैं। इट इज़ कंडीशन ऑफ एब्सेंस और लॉस ऑफ हेयर स्पेशली ऑफ द हेड। अगर ईटियोलॉजी देखें तो इट में रिजल्ट फ्रॉम सीरियस इलनेस, ड्रग्स, एंडोक्राइन डिसऑर्डर, सर्टेन फॉर्म्स ऑफ डर्मेटाइटिस, हेरिडेटरी फैक्टर्स, रेडिएशन और फिजियोलॉजिकल चेंजेस एज पार्ट ऑफ एजिंग प्रोसेस। एलोपेशिया एरिटा को पढ़ा था तो उसके अंदर हमने देखा था कि ड्रग्स के कंज्यूम से जो हम एंडोक्राइन डिसऑर्डर की थेरेपी लेते हैं उसके कंज्यूम से और भी बहुत सारे रीज़न थे, जैसे कि हेरिडेटरी फैक्टर, इन सब से वो बढ़ रहा था। जैसे कि डर्मेटाइटिस के केस में जब वो सीवियर चली जाती है तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है, तो उन सब चांसेस से चांस रहते हैं कि एलोपेशिया हो जाता है। के ट्रीटमेंट को देखें तो ट्रीटमेंट में इंक्लूड ड्रग्स सच एज मिनॉक्सिडिल, फाइनेस्टराइड। ये सर्जरीज है, सर्जरीज सच एज हेयर ट्रांसप्लांटेशन और प्रोथेसिस और विग्स का यूज़ करके भी हम अपने जो बाल हेड है उसको कवर कर सकते हैं। अब हमने नेक्स्ट डिजीज़ पढ़नी है जिसका नाम है पलित, और मॉडर्न में कहते हैं ग्रेइंग ऑफ द हेयर्स। की डेफिनेशन होती है शोक, परिश्रम एवं क्रोध के कारण शरीर की ऊष्मा सिर में पहुंचकर वातादि दोषों के साथ केशों को पका देती है, तो इस रोग को पलित कहते हैं। अब ये वात के कारण वात युक्त लक्षण, पित्त के कारण दाह और पीत युक्त लक्षण और कफ के कारण वही स्निग्धता स्थूल लक्षण होते हैं, और त्रिदोषों के मिश्रण से सभी दोषों के मिक्स लक्षण होते हैं। शिरो रोग के कारण होने वाले पलित रोग में केश अनेक वर्णों वाले होते हैं एवं रोगी सिर में किसी प्रकार के स्पर्श को सहन नहीं कर पाता है। अगर चिकित्सा की बात करें तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जब सिर पर सफ़ेद बाल उगने लगे तब भेड़ के सींग की मसी को तेल में मिलाकर प्रतिदिन लेप करें। हमने हस्ती दंत की मसी का प्रयोग किया था इंद्रलुप्त के अंदर, और भेड़ के सींग की मसी का प्रयोग हम कर रहे हैं पलित के अंदर। यानी कि इस एक ही चैप्टर में हमने 2 मसी पढ़ी है, एक तो हस्ती दंतस्य मसी और एक भेड़ के सींग की मसी, जिसमें से हमने हस्ती दंत की मसी को यूज़ किया था इंद्रलुप्त में, और मेष विषांजा यानी कि भेड़ के सींग की मसी को यूज़ कर रहे हैं हम पलित रोग में। इसके अलावा इसके अंतर्गत बृहति आदि जीवनी गणों के द्रव्य, नीम के तेल का नस्य भी यूज़फुल रहता है। गोदूध का आहार, ब्रह्मचर्य का पालन इसमें उपयोगी माने गए हैं। अब ये पित्त दोष की वजह से मैंने होता है, तो इसमें पित्तनाशक जैसे प्रोपोंड्रिक आदि तेल हो गया, महानील तेल हो गया। इसके अलावा लोह मलादुर्तन चूर्ण, नीम तेल का नस्य भी इसमें उपयोगी है। पलित को मॉडर्न के अंदर ग्रेइंग ऑफ द हेयर बोलते हैं। ग्रे हेयर इज़ कंसीडर्ड टू बी साइन ऑफ विजडम।
Gray hair is result of inability of hair follicle to add color to hair or due to lack of melanin in the body। यानी कि ये यूँ कहना चाहता है कि हेयर फॉलिकल हेयर के अंदर कलर ऐड नहीं कर पाते क्योंकि हमारे शरीर में मेलानिन की कमी हो जाती है, तो उससे वो नॉन कलर यानी ग्रे हो जाते हैं, उसे हम ग्रेइंग ऑफ द हेयर कहते हैं। ग्रे हेयर डेज was the sign of reaching midlife or starting with old age, but in today life even very young people get grey hair। अगर इसके कॉज की बात करें तो स्ट्रेस एंड टेंशन, एज, हैम्परिंग ऑफ मेलानिन प्रोडक्शन, स्मोकिंग, इसके अलावा इलनेस, कुछ ड्रग्स और इम्प्रॉपर प्रोटीन सिंथेसिस भी इसके इम्पोर्टेंट कॉज हो सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो प्रोटीन रिच फूड जैसे कि स्प्राउट हो गए, ग्रेन्स हो गए, कैरल्स और मीट और सोया हो गए। फूड रिच इन द मिनरल्स जैसे आयरन, कॉपर, जिंक रिच फूड। आयरन रिच फूड में जैसे ड्राइड एपिकोट्स हो गए, रेड मीट हो गया, पार्सले हो गए, एग, स्वीटेंड सनफ्लावर सीड्स। कॉपर रिच फूड इंक्लूडेड सनफ्लावर सीड, cashews, almond, grapes and oysters, egg yolk and whole the grains। जिंक रिच फूड के अंदर हो गया रेड मीट, चिकन एंड ग्रीन वेजीज। विटामिन ए एंड बी रिच फूड। विटामिन ए सोर्सेज डार्क ग्रीन वेज एंड येलो फ्रूट्स। विटामिन बी सोर्सेज फ्रेश ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स, बनाना, टोमेटोज, कॉलीफ्लावर्स, कैरल्स, योगर्ट, यीस्ट एंड व्हीट। इसके अलावा आयोडीन रिच फूड जैसे कि फूड्स रिच इन आयोडीन सच एज बनाना, कैरट्स एंड फिश। इसके अलावा इसमें कुछ चीज़ों का प्रिवेंशन होता है जैसे कि डिवाइटलाइजिंग फूड जैसे कि वाइट फ्लोर हो गया, रिफाइंड शुगर हो गया, इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक हो गए, एक्सक्लूसिव फास्ट फूड हो गया और इसके अलावा टी, कॉफ़ी, अल्कोहल, एक्सेसिव इंटेक ऑफ फ्राइड ऑयली फूड हो गया, स्पाइसेस हो गया, सॉर एंड एसिडिक फूड हो गया। अब सिर्फ 3 डिजीज़ बचती हैं, पिटिका, अर्बुद और विद्रती। इसके बारे में लिखा है कि यथादोष अनुसार शीरा प्रदेश में पिटिका, अर्बुद और विद्रती रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इनका स्वरूप शरीर में अन्य उपस्थित रोगों के सदृश ही होता है। इसकी चिकित्सा में बस यूँ लिखा है कि विद्रती, पिटिका और अर्बुद की चिकित्सा उनकी आम, पश्चिमान और पक्व स्थितियों का परिज्ञान करने के पश्चात ही करनी चाहिए। तो ये हमारे सारे स्टीरियोकार्पल रोग कंप्लीट हो गए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।